दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, हो दूर मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जज्बा अगर मंजिलों को पाने का, तो फिर वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। अगर आप भी अपने मन में लक्ष्य को पाने का, मंजिलों को पाने का जज्बा रखते हैं, तो राह में आने वाली मुश्किलों से ना घबराएं, क्योंकि ये जो मुश्किलें होती है ना, वो आने वाले सुनहरे कल की नींव होती हैं। इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ते जाएं। फिर देखिए, देर सवेर ही सही आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं खूबसूरत और प्रेरणादायक शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन राजस्थानी संस्कृति से सराबोर कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। प्रज्ञा ने जिन शब्दों की बात कही, हिम्मत और हौसले की जो बात कही, तो हम जब कभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि हम अपने हौसले को और जज्बे को थोड़ा थोड़ा सा हारने लगते हैं। ऐसे में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। राजस्थान की जो धरती है वो भी ऐसे ही शूरवीरों की धरती है, जहां उन्होंने अपने हिम्मत और जज्बे को बनाए रखा, और राजस्थान का नाम आज इसीलिए पूरे विश्व में चमकता है। और इसीलिए हम राजस्थान की धरती में जब कभी देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव अवश्य नज़र आता है। आज का जो दिन है प्रज्ञा, वो भी एक उत्सव की तरह है। आज देव नारायण जी की जयंती है। देव नारायण जी जाने माने लोक देवता, प्रसिद्ध शासक और योद्धा रहे, और इसलिए हम उनको सादर नमन करते हैं। देव नारायण जी की जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं। और प्रणय, एक बात और बताना चाहूंगी, एक और खास दिन है आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है। ये डराने वाला सच है। बिल्कुल डराने वाला सच है, लेकिन एक विश्व का एक ऐसा तबका भी है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में यही हम कहना चाहेंगे कि जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जागरूकता इसलिए आप अपनी दिनचर्या को सबसे पहले सुधारें, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, और जो खाना है वो सात्विक खाना खाएं, उसमें तेल मसाले कम हो, जंक फूड को इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये जो बाहर का खाना ज्यादा तेल मसाले वाला खाना होता है ना प्रणय, वो बहुत नुकसान करता है और आगे जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है। इसीलिए प्रज्ञा, आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य के लिए बिल्कुल कहा गया है कि क्या खाते समय क्या नहीं खाया जाए। बिल्कुल। और हम बजट की भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं उनको सस्ता कर दिया है, उन पर बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे में जो कैंसर और अन्य भी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो पहले की तुलना में कुछ हद तक सस्ती मिलेंगी। तो ये भी प्रणय एक अच्छी खबर है उस वर्ग के लिए जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ये एक राहत की खबर है। बिल्कुल राहत की खबर है। और इसी की जो जागरूकता है, जिसलिए हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन यानी 4 फरवरी को सन 2000 में पेरिस से इसकी शुरुआत हुई थी। और तब से लेके आज तक इस विश्व कैंसर दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम इस गंभीर बीमारी के प्रति सचेत रहें, जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें और स्वयं भी जागरूक रहें। बिल्कुल। वैसे भी राजस्थान की जो हमने शूरवीरों की बात की थी ना, तो जिस व्यक्ति को कैंसर है वो भी एक तरह का शूरवीर है, अपने आप से लड़ता है और दूसरों को संदेश देता है कि जिस आपदा से मैं ग्रसित हूँ, आप उसमें ग्रसित ना हों। तो ऐसे ही राजस्थान के एक शूरवीर, हालांकि हम उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ये चाहते हैं ईश्वर से कि ऐसी गंभीर बीमारी किसी को ना हो। लेकिन इस समय स्टूडियो में हमारे बीच में एक शूरवीर योद्धा मौजूद है। शूरवीर योद्धा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी हमारी सेना के विंग में रहे हैं जहां से हम उनको सलाम कर सकते हैं। तो मिलकर स्वागत करते हैं सहायक कलेक्टर, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट और पूर्व विंग कमांडर श्री अमन चौधरी जी का। जी, दूरदर्शन परिवार का धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रणय, जब हमारे साथ एक्स विंग कमांडर और वर्तमान में आरएएस अधिकारी मौजूद है, तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें होंगी, आर्मी की, एयरफोर्स की भी बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं की भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। अमन जी, आप वायुसेना में विंग कमांडर रहे है ना? जी। तो ये देखकर हमारे अंदर का जज्बा बाहर उभर आ गया है। हम सोच रहे हैं हम भी आपके साथ हैं उसी सेना में। जी 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 जी, धन्यवाद। सर, तो थोड़ा सा हम पर्सनल बात भी करना चाहेंगे। राजस्थान की धरा से आप जन्मे हैं और राजस्थान की मिट्टी से निकलकर एक सुपुत्र उस इतने ऊंचे लेवल पे जब पहुंचता है, आकाश में उड़ता है, तो एक बहुत गर्व की बात होती है। गर्व की बात होती है, बिल्कुल। तो जाना कैसे हुआ?
जाना तो ये है कि बचपन से मैं खुद उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहा हूँ। एक नागौर के पास छोटा सा गांव है अमरपुरा जी। और मेरे पेरेंट्स भी किसान ही थे। तो ये इंसिडेंट आया था कि 1999 की बात है, जब कारगिल वॉर चल रहा था। तो मेरे स्कूल के बगल में एक आर्मी की बहुत बड़ी यूनिट आई थी। अच्छा। और उसमें एक आर्मी के कर्नल और अपने जवानों के साथ आए थे। जब मैं स्कूल से आता था साइकिल पे तो देखता था कि हाँ यहाँ पे जवान है और वो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है कि कैंपी के थे कर्नल हांडा। अच्छा। वो उनका एक कमांडिंग ऑफिसर का एक ऑफिस बना रखा था, आसपास जवान रहते थे, उनकी एक अलग से दिनचर्या थी। तो मुझे उससे अट्रैक्शन हुआ और तो जिससे स्कूल से आता तो मैं उनके पास जाता और वो अपनी जिप्सी में बिठा के जहाँ उनका कैंप था वहाँ ले जाते, शाम को खेलते। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे अधिकारी बने। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये ऐसे एग्ज़ाम होता है, एनडीए का होता है, ऐसे सीडीएस का होता है। तब से मुझे ऐसे लगा कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं उस वर्दी को पहनना है, जो सितारे उनके कंधों पे है उनको अपने वर्दी में धारण करना है। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं आगे बड़े होकर एक सेना में अधिकारी के रूप में जाना है। इस देश के लिए सेवा करने का मौका मिलेगा जी। क्योंकि वैसे भी मैं किसान परिवार से हूँ, तो किसान दूसरी तरह से देश की सेवा करता है। बिल्कुल। तो एक जवान बन के भी एक अधिकारी बन के मैं अलग से सेवा कर पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो उस टाइम ये डिसीजन किया था कि हाँ बड़े होके ये करना है मुझे। आपकी बातों से 4 शब्द ध्यान आ गए, जय जवान जय किसान जी। बिल्कुल। और राजस्थान की धरा से आप जन्मे हैं, राजस्थान को बड़ी करीब से आपने देखा है। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में तो जैसे अपना अलबेलो राजस्थान है, तो एक्चुअल में अलबेला है, या रंगीन है, रंगीला है, शूरों का है, वीरों का है। तो उस राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है, जो बढ़ता राजस्थान है हमारा, वो खुशबू की महक इतनी है कि उसी महक ने मुझे वापस राजस्थान खींच के ले आया। मुझे याद है कि मैं जब भारतीय वायुसेना में एज ए विंग कमांडर में गुजरात में पोस्टेड था जी। तो बीच में मुझे एक छुट्टी आया था, तो मेरे से ही मेरा मन हुआ। तो मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ बैठा था। तो सन 2018 की बात है। तो मैंने कहा कि मैं कहीं ना कहीं अपने इस राजस्थान को मिस करता हूँ। जब राजस्थान से बाहर जाता हूँ तो राजस्थान की संस्कृति को मिस करता हूँ, यहाँ के खान पान को मिस करता हूँ। तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ, वापस आ सकता तो कभी भी। और मेरे लिए एक मौका था, क्योंकि मैं अल्प सेवा कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था। तो जो 14 ईयर्स की सर्विस के बाद एयरफोर्स को बाय बाय करके वापस आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने मेरे बड़े भैया उनसे बात की, तो वो भी बहुत खुश हुए। कहा हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि इतने दिन आपने देश की सेवा कर ली, वहाँ पे सेवा दे दी, तो वापस अपने देश में आ जाओ, अपने प्रांत में आ जाओ। तो वहाँ वापस जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ के बाद अपने राजस्थान में अपने लोगों के साथ जाओ, अपने समाज के साथ जाओ, अपने समाज में जो डिफरेंट कल्चर है उसको जियो। क्यों? क्योंकि वायुसेना में क्या है कि कल्चरल फ्यूजन है कि अलग अलग स्टेट से, कोई केरल से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, तो हमें वो भी सीखने को मिली। वहाँ कहीं ना कहीं जाके मुझे ये लगा कि हाँ राजस्थानी जो संस्कृति है उसका मुकाबला किसी में भी नहीं है। ये अपने आप में हर तरह से आप देखो कि पहनावा देख लो, आप खान पान देख लो, आप लोगों की भाषा देख लो, इतनी अजीब है, मतलब इतनी अलबेली है कि इसमें आप मैं प्रशंसा करूँ तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। गुजरात में रहते हुए कभी राजस्थान के ऊपर से उड़ान भरी, देखा राजस्थान को ऊपर से नीचे? राजस्थान को कई बार हम देखते थे। मैं बेसिकली लाइक फ्लाइंग में नहीं था जी, लेकिन कई बार हमें राजस्थान को देखने का मौका मिला। अच्छा। और राजस्थान को और आसपास देखते हैं जो राजस्थान की सुनहरी धरती है, बिल्कुल, तो उस सुनहरी धरती को हम अलग से पहचान सकते हैं कि जो हमारा ये रेगिस्तानी पार्ट है। आप ये देखो, राजस्थान में मिनी इंडिया भी है। अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, और 12 उधर जाओगे तो नदियां भी है बहुत सारी। इस सुनहरे राजस्थान को कहीं ना कहीं, ठीक है, हिंदुस्तान के वो उस दिल के कॉर्नर में बैठा है, बिल्कुल, जिसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। और ये जो आगे आगे बढ़ने की, ये जो वायुसेना में जाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें जब आप अंदर आए तो प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या चुनौतियां थी, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितना खुद को ढालना पड़ा वहाँ के माहौल में? तो क्या है कि जो मेरा ज़िंदगी था, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक, तो उसमें चुनौतियां भी थी, थोड़े मज़े भी थे, एहसास भी था। अच्छा। हर चीज़ मुझे बचपन से मिली। तो उसमें कहीं ना कहीं वो जज्बा मेरे में बचपन से ढलता गया। हाँ। तो कई सारी पर्सनल चुनौतियाँ आई। मैं जब क्लास 12th में था तो मेरे बड़े भैया जिम्मेदार थे पूरे परिवार के लिए, तो मैंने उनको खो दिया था।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उनको, तो वहाँ से घर की जिम्मेदारियाँ आ गई थी जी। और मैं उन मेरे जितने भी गुरु है, टीचर्स है, उनका धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने मुझे कई सारी ऐसी सिचुएशन से उबारा था। तो उन्होंने बोला था नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, चुनौतियाँ आती रहती है, तो इन चुनौतियों से आगे बढ़ो। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी मेरे को छोड़ नहीं थी उस टाइम। 12th के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के एग्ज़ाम, RBSE राजस्थान, आपको पता है कि प्रेशर होता था। तो कहा कि नहीं, अक्टूबर का महीना था, तो लगभग महीने भर मैं स्कूल नहीं गया। हाँ। तो उस टाइम के मेरे टीचर्स घर आ गए थे मेरे को लेने के लिए कि नहीं, हाँ। स्कूल मिस हो रहा है। तो मेरे पेरेंट्स को समझाया, कहा कि नहीं, इसको स्कूल भेजो। तब मैं फिर से स्कूल गया। तो ऐसी कई सारी चुनौतियाँ आती रही, ठीक है। पिताजी नॉर्मल किसान थे, मुझे पढ़ाने के लिए नागौर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे स्कूली शिक्षा के बाद पहले कॉलेज शिक्षा कम होती थी। तो मुझे जोधपुर जाने का मौका मिला कि आप जोधपुर जाओ। तो जोधपुर में राजस्थान, अपना जोधपुर यूनिवर्सिटी में उस टाइम कंप्यूटर साइंस का कोर्स चालू ही हुआ था। मेरे पहले सपना था कि मैं IIT में जाऊं, ठीक है। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था कि सन 2000 में मेरे स्कूल में जी मैं था जिसमें 100% मार्क्स आए थे मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100। हाँ। तो और 2000 के टाइम में 90% थोड़ा मुश्किल होता था, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक सपना था कि मैं IIT में जाऊँ, इंजीनियर बनूँ। लेकिन वो भैया के एक्सपायर होने के बाद फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मौका नहीं मिला। बट जैसे कंप्यूटर साइंस दिखा मुझे, मैंने कहा नहीं, इसमें ग्रेजुएशन करो। तो चुनौतियाँ आती रही। जहाँ तक आपके सवाल की बात है प्रशिक्षण की, हाँ। वहाँ पे भी ऐसी चुनौतियाँ थी। अच्छा। वो चुनौतियाँ लगती फिजिकल है कि आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं उसके लिए मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। मानसिक जो हमारा प्रशिक्षण है वो पहले अगर हम उसके लिए तैयार रहते हैं, मैं उस चीज़ के लिए पहले से तैयार था। तो उसके बाद आपको ये नहीं लगता कि आप 3 बजे उठ रहे हो, रात को 12-1 बजे सो रहे हो। आपके एक ऐसा रूटीन बन जाता है और आप उसको एंजॉय करते रहते हो। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने प्रशिक्षण ज्वाइन किया था तो जूनियर टर्म में हमें 2 तरह का प्रशिक्षण होता है। एक होता है ऑफिशियल, जिसका दिनचर्या सुबह 6 बजे से चालू होती है और रात को 10 बजे खत्म हो जाती है। एक होता है पर्सनल बॉन्डिंग वाला, थोड़ा सा अनऑफिशियल होता है, जिसमें आपके सीनियर्स आपको ट्रेन करते हैं। अच्छा। वो आपको ट्रेन इस हिसाब से करते हैं कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। अगर आपको सुबह 3 बजे उठा के 15 किलोमीटर दौड़ के आना है, ठीक है, तो आना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है जी। आपको 10 बजे के बाद में, और मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा कि आज आपको शायद तैयार होने में कम से कम आधा घंटा 20 मिनट लगता होगा जी। खाना खाने में 15-20 मिनट लगता होगा। लेकिन हमारे प्रशिक्षण में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जब आपको बोलता है कि 3 मिनट आपको इस ड्रेस से उस ड्रेस में चेंज करके आना है, आके फिर काउंटिंग देनी है। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा कि आपको खाना खा के आना है। अब जैसे, और वो खाना भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको ट्रेन किया जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि दूध रखा हुआ है एकदम बहुत उबलता हुआ, अच्छा, तो आपको वक्त लगेगा ना कि आपको दूध कैसे ठंडा करने में। तो हम लोग उसमें क्या करते थे कि आधी ग्लास दूध लिया, आधा थोड़ा पानी मिलाया, अच्छा, नॉर्मल हुआ, पिया और चल दिया। तो इस तरह से प्रशिक्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है जी। सेना की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे आपके स्टूडियो की हो, मीडिया की, वो प्रशिक्षण आपको आगे की भूमिका के लिए तैयार करता है। बहुत सही बात। उस प्रशिक्षण में मुझे अभी भी याद है कि हम, मेरे एक बहुत ही चहेते सीनियर थे जी, ठीक है, तो अभी विंग कमांडर है राज कुमार, वो 3 बजे हमारा फॉलन होता था कि 3 बजे उठ जाओ, ठीक है, और दौड़ाने ले जाते थे। लगभग 8-9 किलोमीटर एक गेट था हमारे एयरफोर्स स्टेशन का, वहाँ ले जाके सबको इस हिसाब से छोड़ते थे कि आपके पास दौड़ कर आने के अलावा वक्त नहीं होता था। क्यों? अगली आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। वहाँ जाके बोलते थे कट टू कैबिन, अपनी जगह चले जाओ। तो वहाँ इसका मतलब देख लो, 8 किलोमीटर पहले गए, फिर 8 किलोमीटर आपको भाग के आना है। इस हिसाब से तैयार करते थे कि आगे की जिंदगी अच्छी निकले। और हम उस प्रशिक्षण के कारण हमारे स्क्वाड्रन चैंपियन था, ठीक है, और कोई भी इंजरी नहीं थी, बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ था। मुझे आज भी है कि वो जो बॉन्डिंग थी हमारे यहाँ, साथ में कई महिला अधिकारी भी थी जी, तो एक तरह का जेंडर इक्वालिटी भी थी, वो साथ में दौड़ती थी और उनमें हमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। और वो पर्सनल बॉन्डिंग जब आपकी बनती है जी, पूरे मेरे बैचमेट सभी अलग अलग जगह बैठे हैं,
बात होती है, उनसे मुलाकात होती है। तो सबसे जो खूबसूरत लम्हे होते हैं वो हमारे प्रशिक्षण के ट्रेनिंग। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जब ऐसे शूरवीर हमारे यहाँ आते हैं तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ए जज्बाए दिल जो मैं चाहूँ, हर चीज़ मुनासिब हो जाए, मंजिल के लिए 2 कदम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। सर, बतौर वायुसेना अधिकारी आप सेना में गए, उसके बाद जब आप विंग कमांडर बने तो वो विंग कमांडर बनने का क्या सफ़र रहा? और विंग कमांडर एक रैंक होती है, क्या कार्य होता है विंग कमांडर का, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो विंग कमांडर के कार्य से पहले मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि तीनों सेनाओं में 2 तरह की एंट्रीज होती है। एक होते हैं नॉन कमीशन जो जवान होते हैं हमारे जी, एक होते हैं कमीशन ऑफिसर्स जो अधिकारी होते हैं जी। तो इन सब की अलग अलग रैंक स्ट्रक्चर होता है। तो जब मैं एयरफोर्स की अगर बात करूं तो एयरफोर्स में जब प्रशिक्षण के लिए कैडेट जाता है तो उसको फ्लाइट कैडेट बोलते हैं जी। उसका जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है अलग अलग ब्रांच के हिसाब से, तो अलग अलग जब ऑफिसर बनते हैं उनकी ब्रांच का मतलब होता है उनका कार्य अलग अलग है जी। कुछ हो गए जो पायलट्स होंगे उनका काम होगा कि एयरक्राफ्ट उड़ाना, उसमें भी अलग अलग होता है, कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट उड़ाएंगे, कुछ हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटीज ऑफिसर होते हैं जिनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, मेडिकल होता है, इंजीनियर्स होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो इनमें ये रैंक स्ट्रक्चर सबका कॉमन होता है कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में जिस रैंक में कमीशन होते हैं वो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर में होते हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट में होते हैं, नेवी में सब लेफ्टिनेंट में होते हैं। यहाँ से एक ऑफिसर का सफ़र शुरू होता है। उस सफ़र में जो रैंक है आपकी, पहली रैंक के बाद अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग रैंक बढ़ती रहती है, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। मेरे को भी याद है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने बोला कि हाँ यार फोर्स ज्वाइन कर लिया, पढ़ना नहीं पड़ेगा लेकिन ये एक मिथ है, वहाँ पे भी बहुत पढ़ना पड़ता है। हर रैंक के लिए आपका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में हाँ आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम हर कॉलेज में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं जनरली 33%, 36, 40%। एयरफोर्स के हर एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स 60%। अच्छा, तो आपको 60% अगर मिनिमम है तभी आप पास हो, आगे जा सकते हो। तो फ्लाइंग ऑफिसर से आपकी शुरुआत होती है, उसके बाद में नेक्स्ट रैंक आती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। अच्छा, फिर होता है स्क्वाड्रन लीडर और फिर आता है विंग कमांडर। जब 13 साल की आपकी ऑफिसर की सर्विस हो जाती है तो आपको विंग कमांडर बनाया जाता है। कार्य ब्रांच पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो ब्रांच था वो था लॉजिस्टिक्स जी। तो लॉजिस्टिक्स जो है वो है एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है कि वायुसेना में हर तरह की सप्लाईज, प्रोक्योरमेंट हो, प्रोविजनिंग हो, सप्लाई हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सभी जिम्मेदारी हमारी रहती है। जैसे अलग अलग मेरी पोस्टिंग्स रही थी, ठीक है। और ये जो नॉर्थ रीजन है, राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, पंजाब है, गुजरात है, दिल्ली है, वहाँ पे रहा हूँ। तो कुछ जगह ऐसी पोस्टिंग्स थी जहाँ पे मैं पूरे हिंदुस्तान के कुछ स्पेसिफिक सप्लाई चेन को हैंडल करता था। कुछ ऐसा था जहाँ जो वेस्टर्न रीजन है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इनके हैंडल करता था। कुछ ऐसी जगह था जहाँ पे स्पेसिफिक जो यूनिट थी वहाँ का सप्लाई चेन हैंडल करते थे। उसमें कई सारी चुनौतियाँ आती थी कि आपका जहाज उड़ना चाहिए, तभी तो आपका वायुसेना का वजूद है। बिल्कुल, जहाज उड़ेगा, उसमें एम्यूनिशन लगेगा, तभी तो हम अपने देश के लिए जो एयर स्पेस है उसकी रक्षा कर सकते हैं जी। बिल्कुल, उसको उड़ने के लिए जो आपको जितनी भी सामग्री की ज़रूरत है वो तैयार रहना चाहिए आपके लिए। वो तैयार तब होगा जब उसकी प्लानिंग अच्छी होगी, वो तैयार तब रहेगा जब उसकी प्रोविजनिंग अच्छी होगी। बहुत सही। वो तब होगा जब उसका प्रोक्योरमेंट टाइम पे होगा, या अगर कोई चीज़ें खराब हो गई है उसका रिपेयर टाइम पे होगा। रिपेयर के अलावा जो स्टोरेज में है उसका मेंटेनेंस अच्छा होगा। तो ये सभी चीज़ें मेरे कार्य क्षेत्र में होती थी। और उस कार्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपकी अलग पोस्टिंग होती है, आपका अपॉइंटमेंट अलग होता है, उसके हिसाब से कुछ जिम्मेदारियाँ अलग होती है। तो जो विंग कमांडर का कार्य मेरा लास्ट यूनिट में अगर मैं बात करूँ, मैं गुजरात में एक जगह था। तो गुजरात में जो मेरा कार्य क्षेत्र था कि महाराष्ट्र से लेके पुणे तक हम सप्लाई करते थे, पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, दिल्ली, तो ये पूरा एरिया था। तो एक स्टोरेज हब से लेके हम सब जगह जितने भी इनकी रसद सामग्री की हो, चाहे वायुयान के यंत्र हो, चाहे किसी भी तरह के पार्ट्स हो, उनकी सप्लाई हम टाइमली इंश्योर करते थे कि उनके अगर फील्ड में यूनिट में किसी की रिक्वायरमेंट हो उसको टाइम पे हम वहाँ तक पहुँचा पाए, ताकि उनका जो कार्य है, ठीक है, उसको अच्छी तरह निभा पाए। तो विंग कमांडर ग्रुप में ये आपने बहुत विस्तार से अपने काम को बताया है। इस काम को करते हुए जितना भी समय आपने विंग कमांडर ग्रुप में बिताया, कोई ऐसा अनुभव, वैसे तो बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके साथ चलता है, आपको हमेशा याद रहता है, अरे हाँ उस वक्त ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसे अनुभव मेरे पास हर जगह रहे हैं जी।
हर जगह मतलब मैं जब जोधपुर में था, मेरी पोस्टिंग पहले सबसे पहले थी, तो जोधपुर में मैं जब यंग था, बच्चा था, वैसे गया था। तो वो चुनौती क्या है कि जब आप यंग ऑफिसर बनते हो ना, आप में दो तरह का जज्बा होता है। पहले तो आपको लगता है यार कि मैं देखो उस नीली वर्दी का अधिकारी बना हूँ, ठीक है, फिर आपके लिए काम होता था, आप उसको चैलेंज लेते हो। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइंग यूनिट एशिया की पूरे इस एरिया की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे कई काम होते थे। मेरे को अभी भी याद है कि एक बार हमारे लिए ऐसे काम आया था कि कुछ यहाँ पे स्टॉर्म आया था इस तरफ, अच्छा, तो हेलीकॉप्टर एक तो टॉपल हो गया था, उसको भेजना है। अच्छा। अब वो हेलीकॉप्टर जो खुद उड़ नहीं सकता, उसको कहीं और भेजना, तो आप कैसे भेजोगे? उस हेलीकॉप्टर को एक बड़ा IL-76 जहाज होता है, उसके अंदर डाल के भेजना है। अच्छा। तो रात को 3 बजे हम टारमेक पे खड़े थे और मेरे जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला था कि आज ही काम करना है। अच्छा। तो हमने कहा कर देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं और मेरे साथ एक मेरा और जूनियर था, हम दोनों पूरी रात खड़े हुए, जवानों को बेलेट से उठाया, हमने कहा चलो। तो और उसको हमने सक्सेसफुली पूरा किया। वो इतना क्रिटिकल होता है क्योंकि अगर मान लो कि स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है कि आप एक एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट के अंदर भेज रहे हो, हेलीकॉप्टर को उसमें भेज रहे हो जी, तो आपको बहुत तरह की एविएशन सेफ्टी संभालनी पड़ती है, सावधानियां रखनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है कि हमने उस हिसाब से भेजा और अलग अलग हर जगह चैलेंजेस आते रहे। मैं एक जगह आर्मामेंट में भी था, मैं आर्मामेंट ट्रेंड हूँ, ठीक है। तो जहाँ पूरे हिंदुस्तान का जो एयर आर्मामेंट होता है, जो एयरक्राफ्ट पे लगता है, तो उनका स्टॉक कंट्रोलिंग एंड सप्लाई हमारे पास जिम्मेदारी थी। तो उनसे रिलेटेड भी कई सारे चैलेंजेस थे कि आपको रोड कंडीशन से भेजना है, ट्रेन से भेजना है, बाय एयरक्राफ्ट भेजना है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि आपको 2 दिन के अंदर इतना सारा भेजना है कि वो सरहद तक पहुंच जाए या जहाँ डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे पहुंच जाए। तो उसके साथ एक दिन में आपको कई बार 50 ट्रक चाहिए होता है। आपको ट्रेन अरेंज करना है, जो आपको नॉर्मल ट्रेन में आप टिकट करके लेते हो, हम ट्रेन हायर करते थे। अच्छा। कि हमें एक सीट नहीं चाहिए, मुझे पूरा ट्रेन चाहिए, पूरी ट्रेन अच्छा। चाहिए। हाँ, तो वो भी हमने हायर करके देते। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, मेरी मेमोरीज है। जी। सर, बतौर विंग कमांडर कभी ऐसा मौका पड़ा कि जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनमें एज अ कमांडिंग ऑफिसर आपने भूमिका निभाई हो, ऐसा कुछ रोचक आपको किस्सा आपके जहन में आता है? ऐसी डायरेक्ट मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा कि कहीं मैं कमांड कर रहा हूँ या फिर कहीं ऐसी गतिविधियां हो, लेकिन जो पठानकोट का किस्सा हुआ था आपको सबको पता ही है, ठीक है, हमारे लिए थोड़ा दुखद था। उसमें मेरे एक सीनियर है विंग कमांडर भावेश दुबे, वो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थे और कई जगह उन्होंने मेरे से भी ये शेयर किया था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल होते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रशिक्षण होता है, हम हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे कई तरह का अभ्यास होते हैं कि आपको हर सिचुएशन में अपना आप को संभाल के रखना है, तैयार रखना है। तो उन्होंने उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज ही नहीं किया, जबकि एक मैसेज भी दिया था आसपास के कंट्रीज़ और ऐसे इंसान जो ह्यूमैनिटी पे अटैक करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि टेररिस्ट जो अटैक है वो सिर्फ सेना पे नहीं है, सिर्फ देश पे नहीं है, वो मानवता पे है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कई देशों में चल रहा है, कई जगह बाजार में ट्रक घुसा देते हैं जी, तो वो सिर्फ एक देश या एक भूमि या सेना पे अटैक नहीं है, वो मानवता पे अटैक है। तो ऐसे सिचुएशंस हैंडल मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने की है। सरहद पे जो जवान है, आर्मी के हैं, नेवी के है या फिर एयरफोर्स के, वो हर रोज़ इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हमें तैयार करती है ये फोर्स। और हमारा जो प्रशिक्षण था तो उसमें हमें वेपन चलाने के लिए तैयार करता है, ताकि ऐसे जब सिचुएशन आए तो उसको हम हैंडल कर पाए। अपने देश के जितने भी आवाम है, जो जनता है, ताकि वो चैन की नींद सो पाए, उनको हम बचा पाए। बिल्कुल प्रणय, जब ऐसे लोग सरहदों पर होते हैं तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी जो सेना है, जल थल वायु सेना, 24 घंटे 24/7 हमारे देशवासियों की सेवा में लगी रहती है। तो इस मंच के माध्यम से सलाम है सर। मैं सलाम उनको भी, प्रज्ञा और प्रणय जी, उनको करना चाहूँगा कि सिर्फ जो जवान है सेना पे, सेना के जो जवान सरहद पे है, वो नहीं लड़ रहे हैं, उनके अलावा उनका एक परिवार लड़ रहा है। उनकी जो वीरांगनाएं हैं यहाँ पे, उनके जो बच्चे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा लड़ते हैं। आप ये देखो कि जो सेना का जवान है या सेना का अधिकारी है, वो सरहद पे जब जाता है तो कई लोग आजकल कैजुअल, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना तब सेना की एक्चुअली ज़रूरत
सबको समझ आती है। जी जी। तब देश में एक जज्बा आता है। कई टाइम तक जब ऐसा नहीं होता तो आजकल जो युवा है उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो कई जगह से मीडिया में कैजुअल स्टेटमेंट आ जाते हैं कि वहाँ पे जाते हैं तो वो अपनी तनख्वाह के लिए जाते हैं। तनख्वाह तो आदमी कहीं पे भी कमा लेता है, बट ऐसी कौन सी सेना होगी जो तनख्वाह के लिए आपको कितने पैसे दे दो आप जान देने के लिए तैयार हो। ये एक सेना होती है जिसके पीछे परिवार होता है। मैंने ऐसे कई शहीद देखे, उनके परिवार देखा, उनके लोगों से मिला। जब एक शहीद हो जाता है जवान तो उसके परिवार पे क्या बीतती है, उसको जो सरकार देती है उसके लिए भी कई बार तरसना पड़ता है। जी जी ठीक है। मैं ऐसे कई परिवारों से अभी भी जुड़ा हूँ, उनके हेल्प करता हूँ कि किसी न किसी डॉक्यूमेंट के कारण कि उनको पेंशन नहीं मिल पाती या फिर उनका जो सरकार उनको थोड़ी सी वित्तीय सहायता देती है वो नहीं मिल पाती, और उसके बाद उनको कई सारे प्रोविजन है उनको पता नहीं होते। जी जी। ठीक है। उनके कारण कई सालों तक सफ़र करते हैं वो। जानकारी का अभाव ये हो सकता है। जानकारी का अभाव होता है क्योंकि जवान के पीछे परिवार में ज़्यादा अगर कोई हो सकता है। आज सेना में कौन जाता है तो आप देखो कि एक लगभग किसान परिवार के बच्चे हैं और जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से वही जाते हैं। ठीक है। उनकी एक ज़रूरत भी होती है और उनमें जज्बा ज़्यादा है, तो वो जाते हैं तो उनमें पीछे परिवार में कम जानकारी होती है। लेकिन है कि उन वीरांगनाओं का भी सलाम जो उनके पीछे हमेशा रहती है, और जो इनका परिवार है उनको भी सलाम के अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं। वैसे अमन जी, हम जब कभी भी ऐसा कुछ मौका देखते हैं कि हमारे देश पर कोई विपत्ति आई किसी भी रूप में, चाहे सरहद के पार या सरहद के अंदर किसी भी तरह की, तो हमारे अंदर का खून एक उबाल आता है उसमें, और हमारा खून ये कहता है कि हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ना जाने क्या करते हैं। ऐसे में ये तो एक आम जनता की बात हो गई, अंदर का जो उबाल उसमें आया है, और एक आप जैसे लोगों की बात हो गई जो वास्तव में सेना में रहे या किसी भी तीनों विंग में से किसी भी सेना में रहे। तो ऐसे में दो तरह की भावना हो जाती है कि मेरे लिए देश सेवा का क्या अर्थ है और एक आपके लिए देश सेवा का क्या अर्थ है। हाँ, दोनों में वही जो पहले प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, उस प्रशिक्षण में हमें इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि मैं खुद क्या हूँ, मैं अपना आप को भूल जाता हूँ। आप समझ रहे हो कि उस प्रशिक्षण में मेरी खुद का एक जो वजूद है एक इंसान का, उससे भूल के मैं ये बताऊँ कि इस मिट्टी का ही मैं एक पार्ट हूँ। इस मिट्टी के लिए मुझे जीना है, इस मिट्टी के लिए मुझे मरना है। और जब ऐसा मौका आता है कि ऐसा चैलेंज आता है, वो देश के लिए है, चाहे कोई आपदा हो या देश पे अटैक हो, तब हमें एक ही एम दिखता है कि इस मिट्टी के लिए चाहे मुझे खून का आखिरी कतरे तक लड़ना पड़े तो उसके लिए लड़े, ताकि इस मिट्टी को बचा पाए, हम इस देश को बचा पाए। बाकी जो है आम जनता में उनमें जो भावनाएं होती है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो हौसला अफजाई करती है उस सेना की। आप देखो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था, पूरा देश एक साथ हो गया था, पूरा मीडिया एक साथ हो गया था। जब अभिनंदन सर पाकिस्तान में थे, उनको लाने के लिए एक हिंदुस्तान का बच्चा तैयार था। बिल्कुल। कहा कि नहीं, हमारा जो एयरफोर्स का पायलट है वापस आना चाहिए। वो सिर्फ एक पायलट नहीं, हमारा देश है, वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का दिल वहाँ उस टाइम पाकिस्तान में था। और देखो आपने किस तरह से वापस आए, और हम अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर पाए पूरे वर्ल्ड मीडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे कि नहीं, आज वो हिंदुस्तान है जो अपने आप को चाहे उस टाइम पाकिस्तान से जैसा बदला है वैसा ले सकता है। आप कुछ कह रही थी प्रणय, जब सर बातें बता रहे हैं, अपने किस्से सुना रहे हैं, अपने एयरफोर्स के बारे में बता रहे हैं, हमारी सेना के बता रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोच सकते हैं, हमने सिर्फ पिक्चरों में देखा है, लेकिन ये उस सरहद पर खड़े होते हैं। सर, यहाँ एक बात मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी, जब वो आपने आर्मी विंग कमांडर के रूप में उस यूनिफॉर्म को पहना, वो सितारे आपके कंधे पर आए, क्या वो फीलिंग थी? हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, क्या वो भावनाएं थी? क्योंकि हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, आंसू भी आते हैं, माता पिता भी आपके साथ होते हैं, आपके कंधों पे वो बैच लगा रहे होते हैं। क्या वो फीलिंग रही सर, और कितनी जिम्मेदारी उसके साथ बढ़ गई आपकी? वो जो फीलिंग है, मुझे आज भी याद है कि वो 21 जून 2008 का दिन था जी, जब हमारी कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में जी। तब मेरे साथ मेरे माता पिता थे, और मेरे होने वाली वाइफ वुड भी उस टाइम साथ में थी जी। और उसके मामा जी, ये लोग थे, और एक मेरा दोस्त वो आए हुए थे जी। तो वो एक ऐसा दिन होता जब आप बहुत सारे सपनों को पूरा कर रहे होते हो, और जब आपके सामने वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आपकी कंधे पे आपको रैंक पहनाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे एक VIP होता है, रिविंग ऑफिसर, तो उस टाइम सीना इतना चौड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि उस हिंदुस्तान के मुकुट पे आप
विराजमान हो गए हो कि जिसके लिए आप कई टाइम से सपना देख रहे थे, स्कूल से देख रहे थे। और 99 में जब मैंने वो सपना देखा था कि आर्मी की यूनिट मेरे घर के बगल में आई हुई एक अधिकारी को मैंने देखा था, उसके कंधे पे सितारे देखे थे। तो 99 से 2008, तो आप देखो इतना लंबा जो था वो सपना उस दिन पूरा हो रहा था। वो जो भावनाएं होती है वो बहुत अलग होती है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप देखो कि उस टाइम जैसे ही कमिश्निंग होती है, आपने कई जगह मूवी में देखा होगा, कैप उछाल रहे हैं, वो उस टाइम एक पागल हो जाते हैं कि हाँ हम क्या बन गए। ठीक है, उस टाइम आपको आपके जवान सलाम करते हैं, देश सैल्यूट करता है। वो सैल्यूट बेसिकली देश के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति उसको होता है। जी जी। तो एक अलग से फ़क्र होता है कि इस हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। कई बार कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, मैं उनको मानता हूँ कि जिनको सरहद पे देश के लिए शहीद होने का मौका मिलता है, उनको देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है। जिम्मेदारियाँ अलग आती है। आप एक स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हो, जब जाते हो तो कॉलेज में मस्ती करते रहते हो, आपके कोई जिम्मेदारी किसी तरह नहीं होती है। बट जिस दिन आप रैंक पहन लेते हो उस दिन आप एक जिम्मेदार ऑफिसर बन जाते हो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके काम की जिम्मेदारी नहीं है, आपके साथ में जो जवान है उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है। मैं सप्लाई चेन में था तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि हर आइटम सही सलामत हो। क्यों? उससे एयरफोर्स का फाइटर उड़ेगा, उस फाइटर में एक पायलट होगा, वो तभी उसको उड़ा सकता है, तभी उसके ऊपर से बॉम्ब मिसाइल लॉन्च कर सकता है जब वो सही हो। ये आप में एक भावना होती है अपने काम के लिए कि मैं उस काम को कितना जिम्मेदारी से कर पाऊँ, कितना सही ढंग से कर पाऊँ कि उसका एक एक पार्ट जो है वो सही हो और उसके कारण जो हमारे देश सेवा में काम आ सके। ठीक है, बिल्कुल। आपने जो बातें बताई उसको सुन करके हमारे अंदर भी एक जोश पैदा हो गया। और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि दर्शकगण, आज हमारे साथ हैं सहायक कलेक्टर और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट और पूर्व विंग कमांडर वायुसेना अमन चौधरी जी। तो अमन जी, एक बात जानना चाहेंगे, ये जो वायुसेना विंग कमांडर है, मतलब हम ये सोचते हैं कि आप उड़ान भर रहे हैं, और कोई भी प्लेन होता है ज़मीन से उड़ान भरता है, वापस ज़मीन पर उतरता है। तो आपने ज़मीन से उड़ान भरी, अब आप उड़ान भर रहे थे, वापस आपने ज़मीन पर लैंड किया, और अब आप सहायक कलेक्टर हैं और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हैं। तो ये जो चेंज हुआ, ये बदलाव हुआ, शुरू में आपने थोड़ा सा इशारा दिया था, अब इस बारे में पूरा बताइए कि ये चेंज कैसे हुआ। ये चेंज की बात है कि मेरा जो कमीशन था वो शॉर्ट सर्विस कमीशन था, अल्प सेवा कमीशन। इसका मतलब होता है कि आपके पास दो तरह का कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 ईयर्स के बाद आपका ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, कि आप वॉलंटरली भी कर सकते हो या फिर आप मेरिट में नहीं हो, दो कारण से आप आ सकते हो। तो जब मुझे कमीशन ये मिला तो उस टाइम हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन नहीं था जब मैं कमीशन हुआ था कि आप परमानेंट कमीशन। तो मैंने कहीं पहले थोड़ा सोचा था कि हाँ इसके बाद कुछ करेंगे। जैसे पहले मैंने बताया था कि आप जब इस राजस्थान की मिट्टी से दूर होते हो तो कहीं ना कहीं इसको मिस करते रहते हो, उस समाज को, सबको मिस करते रहते हो। तो मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि यहाँ पे आओ। कुछ मेरे स्कूल बैचमेट्स थे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो थे, और मुझे मैं एक किस्मत वाला भी था कि जब मेरी 13 ईयर्स की सर्विस हो गई थी, तब मैं विंग कमांडर बना, उसी टाइम ये वैकेंसी आई थी। अच्छा। हाँ, उसी टाइम ये वैकेंसी आई थी और मैं एलिजिबल हुआ था कि मैं RS एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो पाऊँगा। तो उस टाइम जैसे सेना में होता है, मुझे उतना ही कम टाइम मिला था। उस कम टाइम में सुबह 4 बजे उठ के ऑफिस जाने से पहले पढ़ना है, ऑफिस आने के बाद पढ़ना है। तो एक डिसाइड कर लिया था कि हाँ, जब एयरफोर्स ने जो दिया उसको भी यूटिलाइज़ करना है, उस अनुशासन को यूटिलाइज़ करना है, और पहली बार में ही मुझे क्रैक करना है एग्ज़ाम, अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है, ताकि मैं इस समाज में वापस आ सकूं। जो प्रेस्टीज है इस सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है और जो सेवा का मौका यहाँ मिलेगा, ताकि आम जो ज़िंदगी है, आम जनता है, उसकी जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला पाऊँ। तो वो एक तैयारी थी, उस तैयारी के साथ रिज़ल्ट अच्छा आया और मुझे अपनी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 4th रैंक मिली थी और मुझे SDM का पद मिला। जो सोच कर आप जो भूमिका निभा रहे हैं, जो सोच कर आप आए थे, क्या वो पूरी तरह से कर पा रहे हैं? अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, क्योंकि ये अभी भी मैं प्रशिक्षण की मेरी पोस्टिंग है, फील्ड पोस्टिंग है, और उसमें मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये मेरा सही डिसीजन था, और मैं जिस चीज़ को सोच के आया था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, और आगे आने वाले वक्त में उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है
उस जनता को जानता है, जनता से जुड़ाव रहता है, उस जनता के हर नब्ज को जानता है। तो मैं तो एक उस पृष्ठभूमि से आया हूँ कि जो एक आम जनता थी, किसान का एक परिवार था, उस स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, फिर सरकारी सेवा में भी था, देश की सेवा में। तो जवान और किसान हर का ब्लेंड के बाद में तो मैं उस जो लास्ट पंक्ति में बैठा है, जैसे गांधी जी कहते थे कि उनके अधिकार के लिए सोचो, उसका जो काम है उसके बारे में सोचो। तो मैंने उसको खुद को जिया था, उस अभावों को भी जिया था। तो आज जब किसान एक सामने खड़ा होता है, मेरे पास अभी रेवेन्यू कोर्ट का काम है, मैजिस्ट्रियल पावर रहती है, तो कई लोग अज्ञान के कारण सालों साल झगड़े में रहते हैं, दो भाइयों के बीच होता है, ठीक है। तो उसको जब देखता हूँ तो मुझे खुद थोड़ा सा दुख होता है कि हाँ, हम अभी भी हिंदुस्तान के उस पार्ट में, उस टाइम में जी रहे हैं जब 2025 आया हुआ है, बट लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उन चीज़ों को ज़रूरत और उसको आसान बनाने के लिए प्रशासन है। उन रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास कम है, हिंदुस्तान की जनता इतनी है, रिसोर्स कम है, पर कैपिटा रिसोर्स अगर वर्ल्ड में बात करो तो हमारे पास काफ़ी कम है। उनको हम कैसे गेनफुली यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। हम प्रशासन के तौर पर जो सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, ठीक है। जैसे कल से एक फार्म रजिस्ट्री कैंप लगा रही है सरकार, राजस्थान सरकार लगा रही है, बहुत अच्छा लगा रही है, क्योंकि फार्मर्स को एक इंडिपेंडेंट आईडी दी जाएगी, उस आईडी पे बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। हिंदुस्तान डिजिटाइज हो रहा है, तो इन सभी में मैं अब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहयोग कर पाऊंगा। जितनी भी फोर्जरीज हो रही है, जैसे आपने देखा होगा मीडिया में कि लाखों जो राशन कार्ड्स हैं वो डुप्लीकेट्स थे, ठीक है, उनको डिजिटाइज करके हटाया गया था। ऐसे बहुत सारे जो किसान सम्मान निधि आती है, हो सकता है कि ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं हो, पात्र नहीं हो, वो भी उठा रहे हो, तो डिजिटल होने से उनका भी फायदा मिलेगा। तो उस जर्नी से इस जर्नी में आया, तो मेरा भी ये सपना है कि इन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, जो सरकार की योजना है आम जनता तक पहुँच पाए, और आम जन है उसको कहीं ना कहीं मेरे हर रोज के काम से किसी न किसी का फायदा। सर, बतौर प्रशासनिक अधिकारी हम यहाँ जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स रहीं और क्या क्या आपने वहाँ रहते हुए नवाचार किए, क्योंकि हमने सुना है आपने लगभग 200 नए स्टार्टअप्स किए थे। सर, इस बारे में बताएं। प्रज्ञा मैम, तो 200 स्टार्टअप को जो मैंने हैंडल किया था वो एज ए प्रशासनिक अधिकारी नहीं, मैं वायुसेना से एग्जिट और इस एंट्री के बीच का एक समय था। अच्छा, तो वायुसेना से जून 2022 में मैं रिटायर हुआ था और मई 2024 में यहाँ से ज्वाइनिंग थी, जो बीच में मेरा समय था। तो उस टाइम मेरे पास IIM लखनऊ से मैं MBA कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम एक मौका था कि इसकी ज्वाइनिंग से पहले क्या किया जाए। तो कॉरपोरेट के भी काफ़ी सारे मेरे पास ऑफर्स थे, बट मैंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे उस टाइम कॉरपोरेट में नहीं जाना है। तो जो रक्षा मंत्रालय हमारा, रक्षा मंत्रालय से मेरे पास एक कॉल आया था कि आप यहाँ पे आओ, और IDEX करके एक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एक भारत सरकार एक स्कीम चलाती है, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें रक्षा क्षेत्र के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको भारत सरकार 1.5 CR, 1.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देती है। अच्छा। और बिना किसी कोलेटरल के, ये ग्रांट है। अच्छा। आपको अगर स्टार्टअप सेक्टर में करना है और आपको लगता है कि मैं भारतीय सेना के लिए कुछ कर सकता हूँ, भारत की रक्षा क्षेत्र में जा सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ, सर्विस सेक्टर में कर सकता हूँ, तो उनके लिए वित्तीय सहायता देती है। मैं वहाँ पे एज ए डिप्टी डायरेक्टर था, जहाँ पे मेरा काम होता था कि स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है या जो उसका आइडिया है उसको चेक करवाना, उनके पिचअप जो होते हैं तो उनको चेक करना वेदर वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, उनसे प्रोटोटाइप डेवलप करवाना। ऐसों को हम स्क्रूटनी करते थे कि हाँ, कि हिंदुस्तान में अब ऐसे कई लोग हैं जिसको जो पहले हमारी आत्मनिर्भर नहीं थे, हम अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ऐसे सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो सेना की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है जो सिर्फ हमारे पास होनी चाहिए, जिस पे हम आत्मनिर्भर हो पाएँ, और ताकि हमारी सेना उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि आने वाले वक्त में सही ढंग से लड़ पाए और देश को सुरक्षित कर पाए। ऐसे 200 से ज़्यादा स्टार्टअप थे जिनको हमने मेंटरिंग किया था, जिनको हमने इनवाइट किया था पहले, मोटिवेट किया था कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप इसको बना सकते हो क्या। आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिकन बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हिंदुस्तान में बन के जाते हैं। जी। अच्छा। बेंगलोर सॉफ्टवेयर का अड्डा है, आपको पता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज अमेरिकन डिफेंस की यहाँ से बन के जाती है।
जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिकन एयरफोर्स के, उनके बहुत सारे इजेक्शन सीट्स है हैदराबाद में बनती है। तो जब हम विश्व की सबसे अच्छी एयरफोर्स और जब सेना के लिए बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बना सकते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात। तो ये सरकार ने किया था, अच्छे स्कीम्स लेके आई, अभी भी अच्छी चल रही है कि हम स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे थे। उन स्टार्टअप से एक पुणे का स्टार्टअप था जिसने एक ऐसा वेपन बनाया था जो इंडियन नेवी के लिए था। वो है कि फायरिंग के जब करते हैं तो प्रॉपर फायरिंग हुआ कि नहीं हुआ, पनडुब्बी कहाँ जा रही है, कैसे डिटेक्ट कर रहा है, तो थोड़ी क्लासिफाइड होती है, मैं ज़्यादा जानकारी आपको बता नहीं पाऊंगा। जी जी। तो वो वर्ल्ड में एक ही कंपनी बनाती थी। अच्छा। उसने पूरे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है वो डिपेंडेंट थे उस पर। और हमारे इंडियन देखो छोटा सा स्टार्टअप, छोटी सी कंपनी, ठीक है, उसने बनाया। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके यहाँ इंजीनियर्स थे, वो यूरोपियन इंजीनियर्स थे। तो मेरे एक सीनियर अधिकारी थे सेना के, उन्होंने एप्रीहेंशन किया, कहा हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो हम फिरंगियों को इसमें क्यों लेके आ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप के जो फाउंडर थे उन्होंने अच्छी बात बोली थी, बोला कि हमें अंग्रेजों ने राज किया था, पर उनके लिए सर्विस हम कर रहे थे। आज अगर अंग्रेजों को में, जैसे अमेरिका में अपने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हाँ जी, गूगल सबके लिए काम करते हैं, कहा मैं अगर इंजीनियर को हायर कर सकता हूँ, मालिक तो इंडियन है ना, तो उसकी सर्विसेज को मैं यूज कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, IPR हमारे पास है। मुझे अगर किसी स्पेशलाइजेशन में किसी फिरंगी को हायर करना है, फॉरेनर को हायर करना है, तो ये तो हमारा फक्र होना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, तो अमन जी, आपने वायुसेना में जब आप थे तो वहाँ पर भी आपने राजस्थानी संस्कृति को महसूस किया, इतने सारे प्रांत के लोग आपके बीच में थे, तब भी आप राजस्थान की संस्कृति को वहाँ कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। अब बतौर प्रशासनिक अधिकारी जो भी योजनाएं आप आगे जनता के लिए परोसते हैं, क्या उसमें राजस्थानी संस्कृति को कहीं परोस के देते हैं कि साथ में ये भी है, ये कहीं छूटनी नहीं चाहिए संस्कृति? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। राजस्थानी संस्कृति तो हमारे खून में है, इसके बिना तो जी नहीं सकते जी। तो जैसे मैं नागौर से आता हूँ, तो नागौर में केर सांगरी की सब्जी बहुत अच्छी है और बाजरे की सोगरे के साथ। और मुझे भी याद है कि मम्मी जब बिलोना बोती थी पहले, तो बिलोना से जो मक्खन निकलता था, उसकी बाजरे के सोगरे के साथ खाओ, वो जो एहसास है वो राजस्थानी कल्चर का हर जगह रहता है जी। मैं जब भारतीय वायुसेना में था, जहाँ जहाँ गया राजस्थान से बाहर, तो मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है। अच्छा। हाँ, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हर जगह जी जी। उसने जो नॉन राजस्थानी थे, और हमने हमेशा इंश्योर किया कि हम जितने भी आसपास के लोग हों उनको घर पे बुलाएं, राजस्थान की दाल बाटी खिलाएं, राजस्थानी पकवान खिलाएं। अच्छा। और अभी भी कोई बाहर से अगर फ़ोन करता है, वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, सबसे पहली कंडीशन यही है। अच्छा। कि घर पे दाल बाटी खानी है। अरे वाह। तो अभी जो प्रशासन में भी हम जो राजस्थान का कल्चर है, जैसे अपनी सरकार भी प्रमोट करती है कहीं ना कहीं, उस कल्चर को हमें जिंदा रखना है। हमारी भी कोशिश रहती है कि हर तरह, चाहे खान पान हो, वेशभूषा हो, हर एक में कल्चर में हमारा राजस्थानी संस्कृति फलती फूलती रहे। और आने वाले समय में मेरा भी ये कोशिश रहेगी कि राजस्थानी संस्कृति आज जिस प्लेटफॉर्म पे है उससे और ऊपर जाए। बिल्कुल सर, वर्तमान में आप कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हैं। सर, यह हम जानना चाहेंगे, कार्यपालिका जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका कार्य क्या होता है, जनहित के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, और कानून की तरफ से जो आम जनता है उसके लिए क्या कुछ करते हैं? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसका काम होता है कि एग्जीक्यूशन करना। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारा काम होता है कि जब क्राइम हो जाता है उससे पहले उसको रोकना। बहुत सही। जब बहुत सही। क्राइम हो जाता है उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं, पुलिस देखता है कि हमारे समाज में कोई क्राइम नहीं हो। अगर कहीं एप्रीहेंशन होता है और किसी को ये लगता है कि नहीं, ये कोई ना कोई है जो कोई किसी तरह का क्राइम कर सकता है, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है हमारे पास कि इस्तगाशा बोलते हैं कि ये हो सकता है कि समाज के लिए अच्छा आदमी नहीं हो या कहीं कुछ होने वाला हो, वहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं। तो उस क्राइम को रोकने के लिए हम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो काम करते हैं कि उस समाज को बचाएं, उस समाज को रोकें। और आम जनता हमारे पास आ सकती है, कोई भी आ सकता है जी। कि ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो इस समाज में अच्छा काम नहीं कर रहे या फिर सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो उनको हम जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, पुलिस की कस्टडी में भेज सकते हैं, ताकि हमारे समाज में क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट कलेक्टर जो काम है वो मेरा रहता है रेवेन्यू कोर्ट्स का जी जी। तो जितने भी रेवेन्यू और टेनेंसी के एक्ट है, जो किसानों की ज़मीन है
वो राजस्थान गवर्नमेंट बेसिकली ऑनर है, बट जो टेनेंट है उनके अधिकारों की रक्षा कर पाए, कोई गलत उस पर कब्जा नहीं करे, या जैसे अभी जयपुर है, जयपुर के जिला कलेक्टर और राजस्थान सरकार में रास्ता खोलो अभियान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। आम जनता या आम जो किसान है उसको अपने खेत तक जाने का रास्ता उपलब्ध करा पाए हम जी। ये बेसिक ज़रूरत है किसान की, एक आम आदमी की। सही है, ठीक है, या समाज में चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम हो, चाहे असिस्टेंट कलेक्टर का काम हो, इस प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जो बेसिक नीड्स हैं हम उसी पे काम करते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी जयपुर जिला बहुत अच्छा कर रहा है रास्ता खोलो अभियान में। हर फ्राइडे को हर एसडीएम कम से कम 3 से 4 रास्ते खुलवाता है। अच्छा। आप ये सोचो कि कई जगह हमारे पास चुनौती आती है, चैलेंजेस आते हैं कि वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा होता है, जहाँ पे हमें पुलिस प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ती है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा होता है, जन सहयोग की ज़रूरत होती है, जन प्रतिनिधि उनकी ज़रूरत होती है। तो सब मिलके जो आम जनता है उनको एक रास्ता भी खुलवाते हैं जी। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ पे कई मेरे बैचमेट्स, कई सीनियर रास्ता खुलवाते हैं और हमारे लिए एक केस स्टडी हो जाता है कि हाँ कि कई सालों से बंद पड़ा था। अमन जी, बहुत अच्छी मुहिम के बारे में आप बता रहे हैं। और अमन जी ने एक प्रज्ञा बहुत अच्छी बात की कि क्राइम हो ही नहीं, लड़ाई हो ही नहीं। लेकिन अमन जी, मैंने लड़ाई की थी उस वक्त जब मैं अपने स्कूल में था और मुझे बड़ा स्काउट एंड गाइड में भाग लेने के बाद लगा कि स्कूल में एनसीसी होनी चाहिए। लेकिन मैं एनसीसी में नहीं भाग ले पाया क्योंकि हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं थी। जब बातचीत हुई एनसीसी के अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि स्कूल में ही होनी चाहिए। मैंने अपने शिक्षक और डायरेक्टर से बहुत लड़ाई की थी कि मेरे स्कूल में एनसीसी क्यों नहीं है। आप एनसीसी में रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत सुखद था जी। और मेरी बहुत सारी मेमोरीज है जी। और जो हमारे देश में कुछ स्कीम्स है जो स्कूल कॉलेजेस में है, जैसे स्काउट्स एंड गाइड्स है, एनसीसी और एनएसएस है, तो मैं सौभाग्यशाली था कि मैं तीनों का पार्ट था। अच्छा। जब स्कूल में था क्लास 6 से तो स्काउट्स में भी था, फिर कॉलेज के टाइम में एनसीसी एंड एनएसएस दोनों में था जी। जी। तो जो मेरा एनसीसी का जो पर्पस था, जो मोटो है आपका, ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो वो लेके आया था। और उसका था कि एनसीसी में कई सारे कैंप किए थे, वो वर्दी पहनी थी। एनसीसी के अलावा जो एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसमें हमने कई जगह जाके ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, कई जगह हमने साफ सफाई करवाई। जो अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो हम कॉलेज में करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये तो नेशनल लेवल पे चल रहा है, हम कॉलेज लेवल पे भी करते थे। एनएसएस का मुझे बिल्कुल एक किस्सा याद है। जोधपुर में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था और हमने कहा था कि ब्लड डोनेशन इस लेवल पे करवाना है कि कोई ब्लड बैंक ऐसा नहीं बचे कि उसके पास कैपेसिटी नहीं हो। और हमने जितने जोधपुर के ब्लड बैंक हैं सबको फुल कर दिया था। और तब से ब्लड डोनेशन में भी करता आया हूँ। और उस एनएसएस के कारण मुझे आरडी परेड में भी भाग लेने का मौका मिला था। सन 2005 में जब हमारे सबके चहेते राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर थे, हाँ, उस टाइम मुझे मौका मिला था कि जो कर्तव्य पथ है उस टाइम का राजपथ था, वहाँ पे चलने का मौका मिला। राजस्थान से हम 3 लोग गए थे, ठीक है, 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स कॉलेज से। तो मैं उसमें से एक सौभाग्यशाली था, जोधपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वहाँ पे भी राजस्थानी जो कल्चर का जो हमारा जैसे अलबेलो राजस्थान प्रोग्राम है जी, हमने बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किए। और नेशनल लेवल का जो कैंप होता है ये, उसमें हमने राजस्थानी संस्कृति को वहाँ भली भांति सबको बताया था। और वहाँ मुझे एनसीसी का भी हेल्प मिला था जी, क्योंकि वहाँ परेड होती है। हालांकि ये एनएसएस का कैंप होता है, बट फाइनली तो आपको राजपथ जो है वहाँ पे परेड करना होता है। तो वहाँ उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया कि आप तो एनसीसी में हो, एक काम करो, आप सबको ट्रेन करो परेड करने के लिए। अच्छा। वो मुझे कहीं ना कहीं जाके आगे सेना के लिए भी प्रेरित किया और आज भी उस अनुशासन के कारण। आपने बड़ा अच्छा अनुभव बताया अमन जी। और अमन जी, प्रज्ञा जी ने ना मुझे अपने खाली समय में होने वाले बहुत सारे काम की लिस्ट नोट करा रखी कि मैं ये करती हूँ। हम अमन जी से जानना चाहेंगे कि आपको जब भी खाली समय मिलता है तो क्या करने का शौक है? मुझे जैसे हॉबीज़ मेरी साइकिलिंग एंड शूटिंग, ठीक है, ये मेरी हॉबीज़ रही है जी। तो ये तो वो है जब थोड़ा सा लंबा टाइम हो। जैसे मैं एनसीसी में बेस्ट शूटर था। अरे वाह। ठीक है, तो ग्रुप हेडक्वार्टर पे मेरा शूटिंग का रिकॉर्ड भी था। और वायुसेना में मेरी शूटिंग बड़ी अच्छी, कई सारे मेडल्स भी मिले थे। अच्छा। और शूटिंग के शौक के कारण अभी एक मेरा बेटा है, अभी शूटिंग अकेडमी जाता है, थोड़ा सा ज्वाइन किया। उसका भी सपना है कि शूटिंग में अच्छा करे। और साइकिलिंग, मेरे पास एयरफोर्स की साइकिलिंग टीम थी।
तो मैं उसको एक नेशनल मैनेजर था, उन्होंने नेशनल लेवल पे काफ़ी मेडल जीते थे। तो इसके अलावा जो भी मेरे पास खाली समय होता है, मैं लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ नए लोगों के बारे में जानता हूँ, और कुछ सोसाइटी के बारे में, या अगर कहीं सोल्यूशन मिलता है तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज आते रहते हैं। जी सर, ऐसा युवा वर्ग जो आर्मी में जाना चाहता है या एयरफोर्स में जाना चाहता है या नेवी में जाना चाहता है, वो किस तरह से 12वीं के बाद क्या सब्जेक्ट ले, किस तरह की पढ़ाई करें, किस तरह के एग्जामिनेशंस दे, वो हम जानना चाहेंगे युवा वर्ग के लिए संदेश। तो युवा वर्ग के लिए 2 चीज़ें हैं कि एक है जवान बनने के लिए अग्निवीर, उसके काफ़ी सारी चर्चाएं भी हुई है, उसके हिसाब से वो अग्निवीर बन सकता है और 12वीं के बाद। और दूसरा बात अधिकारी के तौर पे, अधिकारी के तौर पे 12वीं के बाद एनडीए में जा सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद में वो कमीशन अधिकारी बन सकता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में। आपने बहुत उत्तम जानकारी दी अमन जी। हम तो और बहुत सारा जानना चाह रहे हैं, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रहा। फिर भी आपने जितना भी कुछ बताया है वो संग्रहणीय है और बहुत काम की आपने बातें बताई हैं। बिल्कुल। तो अमन जी, आप इस कार्यक्रम में आए, जितनी भी जानकारी दी, जितना अमूल्य समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। आपका और पूरे दूरदर्शन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, आप सभी से आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को, और एक बार फिर से आप सभी को देव नारायण जयंती की शुभकामनाएं। अलबेलो राजस्थान चलते हैं आगे।